बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SK न्याजी के प्रोग्राम सच्ची बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ातिमा एहतिशाम। जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुल्क की बदलती सियासी और मौशी सूरत हाल पर, साथ ही साथ कुछ अहम इवेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर तज्ज़िया और तबसरा करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और चीफ़ एडिटर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर सरदार खान न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक नया चैप्टर, एक नया एपिसोड पाकिस्तान में चल पड़ा है जो कि है फवाद चौधरी का एपिसोड। यानी अब उन्होंने कुछ बयानात दिए, कुछ बातें की और फिर उनकी गिरफ़्तारी का अमल आपने देखा। सुबह से यही सारी हर तरफ हेडलाइंस चल रही हैं, जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया है, उसके बाद दरख्वास्त भी खारिज हो गई है। तो इस सब चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, एक अफरा तफरी का आलम है और मैं तो यही कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब को भी वो बातें नहीं करनी चाहिए जो हदूद व कजूद के अंदर बात करनी अच्छी बात है। अगर उन्होंने कोई हदूद व कजूद के बार बात की है तो वो ज़्यादती है, लेकिन इस हद तक आगे भी नहीं जाना चाहिए कि जिस हद तक गवर्नमेंट चली गई है कि इस्लामाबाद से पुलिस गई, उन्होंने गिरफ़्तार किया, फौरी तौर पे इस्लामाबाद ले आए और मकसद कानून की कोई पासदारी भी नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कोई अब क्वेश्चन तो ये है ना कि जो बात फवाद चौधरी ने की वो किस सेंस में की, किस तरह की, क्या उसका लिटिग्रिटी थी। अब उस बात को तो हम नहीं कह सकते कि वो पता नहीं उसको, हालांकि उस बेचारे को मेरा ख्याल है हमारा दोस्त है, फेडरल मिनिस्टर भी है रहा है और बड़ा मकाम होता है फेडरल मिनिस्टर का, तो बरसरू तो एक अफसोसनाक वाक़या है। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में उन्होंने ऐसी बातें की थी जिसके बाद ये सब होना चाहिए, या ये आपको कहीं ना कहीं इंतकामी कार्रवाई लग रही है? वो बात करने की भी इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। देखो ना, इंतकामी कार्रवाई तो जितनी पार्टियां एक दूसरे के ख़िलाफ़ करती हैं, कोई बंदा गुरेज नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही। सियासी लोग इंतकामी कार्रवाई से तो दूर रहते नहीं हैं और इस इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पहले इमरान खान करता रहा, अब ये शुरू हो गए। इमरान खान ने ही हदें तोड़ी। बिल्कुल। देखो ना, कई लोग नहीं थे, इरफान सदीकी जैसे लोग जो कि हमारे हेड रहे अदारे के, और उनको गिरफ़्तार किया गया किसी वजह के बगैर कि आपने किराए पे घर दिया है, किराया ज़्यादा क्यों ले लिया। अच्छा। तो उनको गिरफ़्तार उठा के ले गए। बहुत बड़ा आदमी जो जर्नलिस्ट भी बहुत बड़ा नाम, अभी सेनेटर है नून लीग के, तो उनको ही गिरफ़्तार कर लिया गया था, जो बड़ा अफसोसनाक का वाक़या था। और अब फवाद चौधरी को ही कर लिया गया, ये भी अफसोसनाक वाक़या है। फवाद चौधरी को जब पेश किया गया, जब उनका देखा तो उनके मुंह पे एक काला कपड़ा जो है वो दिया गया। क्या वो दहशतगर्द हैं? क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? नहीं, वो पोर्ट्रे तो फिर वो इंतकामी कार्रवाई तो होती है ना कि वो जो दहशतगर्द ना हो उसको भी दहशतगर्द बना दिया जाता है। और दहशतगर्द की इस्तिलाह तो अभी तक किसी को नहीं पता ना कि दहशतगर्द के मायने क्या होते हैं, कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाता है। क्या क्या दहशतगर्द किसको कहते हैं? हर किसी की अपनी वोकैबुलरी है, हर किसी ने अपने हाँ, मतलब आपने मकसद क्योंकि सिर्फ एंटी टेररिज्म या एंटी स्टेट के वो तो दहशतगर्द नहीं कहते ना। दहशत तो अंदर, अगर कंट्री के अंदर भी फैलाई जाए, या अगर उसने कहा है, मैंने नहीं सुना, अगर उसने कहा है कि हम इनके बच्चों को देख लेंगे, इनके ख़ानदान को देख लेंगे, तो ये भी दहशत तो है ना। दहशत बिल्कुल एक तरह से तो उनको थ्रेट किया जा रहा है ना। थ्रेट किया डेफिनेटली जिनकी फैमिली है अब वो कहा है नहीं कहा हमें नहीं पता, और किस सेंस में कहा है हम इसको नहीं बयान कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक बार क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी। बात क्लैरिफिकेशन का तो मौका नहीं मिला ना, वो तो बेचारा फिर अंदर हो गया। सर, हमारे साथ माहिर मौशियात फ़रूक नसीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्क सलीम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? फ़र्क सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही हमारी। मुझे आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक नहीं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कीजिए। फ़र्क सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? उनको मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? आवाज़ थोड़ी उनको कैसे ऊंची करें? आवाज़ थोड़ी सी स्टूडियो में नहीं आ रही आवाज़। फ़र्क सलीम साहब, आप क्या देख रहे हैं मुआशी मामलात का? ये हालात तो जो सियासी जा रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं, और मुआशी मामलात कैसे ठीक होते देख रहे हैं, क्योंकि
मिनी बजट लाने के चक्कर में ही हैं, 200 अरब रुपए का और सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और साथ साथ तो आईएमएफ की तरफ ही रुझान उनका है, पेट्रोल का अलहदा इशू आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं सारे हालात को? भाई साहब, दो सबसे बड़े इश्यूज हैं। जहाँ तक 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो महंगाई का है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान है, उसका इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो डॉलर्स का फुकदान है, बड़ा संगीन किस्म का, बड़ा ख़तरनाक किस्म का। और मुझे मेरा खदशा ये है कि टाइम बहुत कम रह गया है, यानी कि अब चंद हफ्तों का काम है। जो बड़े बड़े फैसले करने हैं, अगर वो अगले चंद हफ्तों में ना लिए जाएं, अब हमारे पास महीने नहीं बचे हैं आज, अब चंद हफ्ते बचे हैं। और जो बड़े बड़े फैसले हैं वो सियासी हुकूमत को करना होंगे, वरना खतरात बहुत बड़े हैं। फ़ारूक सलीम साहब, ये जो मिनी बजट है इसका क्या अंदेशा है कि क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखिए नियाज़ साहब, 2019 में हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ख़जाना ने एक मुआहदा किया था IMF के साथ। उस मुआहदे की काफ़ी सारी शराइत हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि आप देखिए, पिछले कोई 5 सालों में 6 वज़राए ख़जाना बदले गए। 4 वज़राए ख़जाना PTI की हुकूमत से आए और 2 वज़ीर ख़जाना जो हैं वो PDM की हुकूमत के दौरान बदले जा चुके हैं। तो 6 वज़राए ख़जाना, जब नया वज़ीर ख़जाना आता है, वो कोई एक नई कहानी, एक नई पट्टी पढ़ाता है और IMF का जो प्लान है वो सस्पेंशन में चला जाता है। फिर 3-4 महीने पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता है, और फिर कहीं हम वापस उस नुकसान के बाद वापस IMF के पास चले जाते हैं। यही तरीका है, पिछले कोई 5 सालों से दोहराया जा रहा है। अब IMF के साथ जो शराइत तय हुई हैं उसमें यह है कि बिजली के रेट बढ़ाने हैं, गैस के रेट बढ़ाने हैं। बिजली कोई 25 से 30% बढ़ेगी, बढ़ानी है। गैस कोई 50 से 70% बढ़ानी है। फिर वादा ये किया गया था कि जो रुपए और डॉलर का रेट है उसको हुकूमत तयन नहीं करेगी, उसका तयन स्टेट बैंक नहीं करेगा, उसका तयन मार्केट करेगी और वो मार्केट फोर्सेस पे दिया जाएगा। तो वही शराइत जो 2019 में तय हुई थी, अब फिर दोबारा से हमारे सामने आ गई। जो हुकूमत की आमदन और खसारों में फ़र्क है, जिसका आपने जिक्र किया, कोई 200-250 अरब का, जिसको इकट्ठा करने के लिए आपने कहा कि शायद एक नया मिनी बजट लाना होगा। तो ये 4 बड़ी शराइत हैं: रुपए और डॉलर का रेट मार्केट को देना, गैस के नरखों में इजाफा, बिजली के नरखों में इजाफा और इजाफी 200 अरब रुपए के टैक्सेस। लेकिन ये जो आईएमएफ की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो आईएमएफ के साथ हमारे हालात इस टाइम बेहतर होना तो एक ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है कि उसके साथ मामलात को हम चलाए जाएं। ठीक है, महंगाई भी होगी, जब उनके हमारे शराइत को कबूल हम करेंगे तो महंगाई भी आएगी, लेकिन उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जी, दुरुस्त कह रहे हैं। जिसको वो हम कहते हैं कि अलमियाई डिलेमा की सूरत है कि 2 ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास और दोनों ही अनफेवरेबल हैं। दोनों में ही नुकसान होगा, एक में कम नुकसान होगा, एक में ज़्यादा नुकसान होगा। अगर IMF के पास हम नहीं जाते तो फिर तो चंद हफ्ते का खेल है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद फिर पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत, खाने की किल्लत, जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनमें किल्लत आ सकती है। एक्सरे की फिल्में ऑलरेडी पाकिस्तान में ख़त्म हो रही हैं, MRI की फिल्में ख़त्म हो रही हैं। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो आप सोचिए कि जिस तरह मैंने कहा 25-30% बिजली महंगी होगी, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मुझे लगता है कि 30-35% पे पहुंच जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस जो हैं उनमें तकलीफ होगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान में रहने वालों को। तो अब ऑप्शन, जैसे आपने शुरू में कहा, अगर पाकिस्तान की जो मईशत की कश्ती है उसको डूबने से कोई बचा सकता है तो उस वक्त IMF के अलावा और कोई इदारा नहीं।
हाँ, लेकिन ये आईएमएफ की तरफ हालात की बेहतरी के नज़र आई है ना, कि इन्होंने तवज्जो की है, वज़ीर ख़जाना ने भी उनके साथ मामलात ठीक करने का सोचा है, तो स्टॉक एक्सचेंज ही काफ़ी इम्प्रूव हुई है आज भी कल भी। जी, मैं समझता हूँ इसमें डिले बहुत हुआ। हाँ। देखिए, पिछले कोई 5 महीनों के अंदर जिस जो एक्सचेंज रेट के हवाले से पाकिस्तान वज़ारत ख़ज़ाना ने रवैया अपनाया था, उसके नतीजे में मेरे ख़्याल में कम से कम नहीं तो 14-15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जो हमने फैसला किया कि रुपए का रेट जो है वो खुद से तयन करेंगे और वो मार्केट को नहीं दिया जाएगा, उसके नतीजे में हमने देखा कोई 4-5 बिलियन डॉलर की जो रेमिटेंसेस है जो पाकिस्तान वर्कर्स बाहर से भेजते थे, वो बैंकिंग चैनल से गायब हो गए। एक्सपोर्ट्स जो है मैं समझता हूँ 3-4 बिलियन का वहाँ पे नुकसान हुआ। आउटपुट का जो जीडीपी का ग्रोथ का नुकसान है कोई 4-5 बिलियन का। तो जो गलत फैसला 5 महीने पहले लिया गया था, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। और तो इसमें मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी देखें, जहाँ तक मेरे से तो आप बहुत बेहतर जानते हैं मुआशी मामलात को, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना हमारे हालात वाक़यात का, कि जितने तक हम हों ये तो हमें एक कड़वा घुट भरना पड़ेगा, महंगाई हमें देखनी होगी, दमे दिर में सुख ने इस मुश्किल से हमें का सामना करना पड़ेगा। इस मुश्किल का सामना करके फिर हमें ख़ुद अपने मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, कि हम एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, अपने ज़राए को इस्तेमाल में लाएं, तो फिर हम कोई फ्यूचर में को हमारे संभलने के हालात हो सकते हैं। देखिए, आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान की मईशत का खून बह रहा है, जिसको वो हेमरहेजिंग हम कहते हैं, ब्लीडिंग। आप सोचिए कि सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर कोई 250 अरब का नुकसान कर दिया हुकूमत ने। गैस सेक्टर के अंदर कोई 1500 अरब का नुकसान है। एक हुकूमत कहती है कि वो कमोडिटी ऑपरेशन करती है जिसमें वो गंदम खरीदती है हर साल, उसमें कोई 800 अरब का नुकसान है। जो पीआईए चल रही है उसमें पिछले 1 साल के अंदर कोई 70 अरब का नुकसान डिक्लेयर किया है। तो ये सारे नुकसानात जो हैं, इनको पुर करने के लिए फिर हम आईएमएफ के पास भागते हैं, फिर हम वर्ल्ड बैंक के पास भागते हैं, फिर हम दुनिया से भीख मांगते हैं। लगता ऐसे ये है कि अभी कोई तैयार नहीं है इन सब नुकसानात को बंद करने के लिए। तो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमने इस्लाहात की तरफ जाना है, और ये जो भीख मांगने वाली प्रैक्टिस है जो पिछले कोई 40-50 सालों से हम चला रहे हैं, उससे दूर नहीं होना, तो उस वक्त तक तो ये मामला हल होता नजर नहीं आता। और इसके लिए सियासी इस्तेकाम और इकानमी का जो चार्टर ऑफ इकानमी है, इस तरह की चीज़ों को भी सोचना होगा कि इकानमी चार्टर ऑफ इकानमी ना हो तो कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो जिसमें इकानमी के मुआशियत की जो पायदारी है, कि एक गवर्नमेंट 3 महीने बाद आती है तो वो अपने हालात और वाक़यात और सिलसिला अपना बना ले, तो वो भी मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जी, दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि जितने तक वो मुआशी पॉलिसी पायदार नहीं होगी, कुछ अर्सा रहेगी नहीं, उतने तक सिलसिला ठीक नहीं होगा। देखिए, ये माशी पॉलिसी हम सब जानते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सारे सियासतदानों को भी पता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मईशत को समझना। मैंने 5 या 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। ये इदारे हैं जो हुकूमत चला रही है, उनमें अरबों खरबों रुपए का हर साल नुकसान करती है, और उस नुकसान को पुर करने के लिए फिर हम भागते हैं दुनिया के पास कि हमारी मदद करें, हमें भीख दें। इसमें कोई अक्लमंदी को बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आज तक सारी हुकूमतें जानती हैं, सारी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सारे लोग जानते हैं, लेकिन बस अपना चूरन बेचने के चक्कर में सियासतदान फिर रहे होते हैं, जिस वजह से मुल्क में तबाही होती है। बस हुकूमत को किसी किस्म के प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो आती हैं, गवर्नमेंटें आती हैं, फिर उससे मसाइल होते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू। वेलकम। सर, अब जैसे आपने कहा है कि हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की हालत है, ना तो सियासत ठीक है, ना ही मईशत ठीक है। अगर मईशत की बात करें तो ये जो सारी सूरत हाल बनी है, जो सिचुएशन बनी है, क्यों बनी है? गलत फ़ैसले,
चाहे एक बंदे के, चाहे दो लोगों के? नहीं, वो तो हमेशा सियासत में आ रहा है ना। देखो, मुआशी पॉलिसी में इस्तेकाम की ज़रूरत है ना। जिस तरह हम चार्टर ऑफ इकानमी की बात करते हैं, जिस तरह वो जो हमारे पास एक क्लिप भी उसका पड़ा है, वो दिखाएं, इनको कहें प्लीज़ वो क्लिप दिखाइएगा, गयासुद्दीन और जो चार्टर ऑफ इकानमी वाला क्लिप है। जी सर। वो क्लिप भी हमारे पास पड़ा है। मेरे प्रोग्राम में आए थे, बड़ी गुफ्तगू हुई थी, बड़ी लंबी ऐसी चार्टर ऑफ इकानमी पे। जितने तक हम मामलात को सीरियस नहीं लेते, एक पॉलिसी लंबी नहीं होती, एक कुछ अरसा वो इकानमिक पॉलिसी देर पा नहीं होती, तो मामलात बेहतर नहीं होते। लेकिन अभी इन्होंने अच्छा रास्ता इख्तियार किया कि IMF की तरफ जाने लगे हैं, और मेरा ख्याल है मामलात में बेहतरी पैदा होगी, और IMF की शराइत मानने के लिए तैयार हो गए हैं। उसमें महंगाई तो होगी, बिजली महंगी होगी, बिजली होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन महंगाई के साथ साथ उसमें आसूदगियाँ भी होंगी कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे मामलात वक्ती तौर पे चल जाएंगे। फिर अपने आप के अपने पाँव पे हम खुद खड़ा करने की कोशिश करें तो मामलात और बेहतर हो जाएंगे। यानी वो जो आप कहते हैं दहमे धुरने सुखने जो भी है, हमें मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। हाँ, चाहे IMF के साथ हो, अब अगर नहीं जाएंगे उनके साथ, मकसद है हर हाल में हाँ, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, कड़वा घूंट पीना, उसके बगैर हल नहीं है। उसके बगैर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। वो जो आप चंक की बात कर रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूर स्टेयर हो सकती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, और उसकी वजह ये है, उसके अंडर उसकी वजह ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम सतून अब आपकी इकोनॉमी है। तो अब इकोनॉमी अगर हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम सतून है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक आपके पास बॉडी है जिसके जो विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और उसमें जो आपके रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हैं, और उसमें आपकी कुछ सर्विसेज चीफ्स भी शामिल हैं। तो एक बॉडी जो बनी हुई है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल लाजिम है। अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी अलहदा भी बना लें, सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर भी कर दें, तो फिर भी आपको पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग के लिए जाना होगा। जी बिल्कुल, और उसको प्रॉपर जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इट्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। आई थिंक कि वक्त अब ये आ गया है कि हम फोकस अपना इकोनॉमी पे लाएं, और जो स्टेप्स हमें लेने हैं अगले कुछ सालों में, उनको हम एक चार्टर बनाएं या कुछ कहें उसको, और वो हमें फॉलो करने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ के कौन गवर्नमेंट है। और ये दुनिया में हमें मिसालें मिलेंगी, बांग्लादेश एक मिसाल है। सर, अब जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि तकरीबन $8 अरब के कर्जे जो हैं वो हमें इस साल वापस करने हैं। कोई सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? नहीं करेंगे, जिस तरह IMF की तरफ तो इसी तरह जा रहे हैं ना कि इन मामलात में आसूदगी लाएं। सर, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा ही है कि एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्केड्यूल बनेगा? नहीं, लेकिन वो भी ज़रूरी है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो ज़रूरी है। वो जो बात आप कर रही हैं ना कि वो तो कर दे, इसीलिए तो उन्होंने ज़रूरत फील की है ना कि भाई हम IMF से मामलात और मुज़ाकरात करके IMF की शराइत को माने। IMF की शराइत मानने पे बिजली बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा, सारे सिलसिले होंगे, लेकिन IMF की शराइत इनको माननी पड़ेगी। ठीक है। अगर 4-5 महीने पहले जिस तरह हमें फ़ारूक सलीम साहब कह रहे थे मान लेनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेहतर होता। और सर, ये जो अभी मिनी बजट की बात चल रही है, क्या मिनी बजट लाने की जो बात चल रही है कि 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाने के लिए हुकूमत वो तो उसी चीज़ की कड़ी है ना। तो क्या फायदेमंद है? टैक्सेस लगाएंगे हम, फायदेमंद नेचुरली है। ये चीज़ें तो मुश्किल वक्त तो देखना होगा कुछ दिनों के लिए। सर देखिए, डिफ़ॉल्ट से बचने की खातिर, इकानमी के सूरत हाल को कंट्रोल करने की खातिर मुश्किल वक्त देखना होगा। वो कहते हैं ना कि टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे, टैक्स नेटवर्क को जो भी करना है, हाँ जो भी है, जो भी करेंगे करना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है।
ठीक है सर, एक ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया साबिका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। कमल दिलशाद साहब, जनाब जनाब, आवाज़ आ रही है? आप खैरियत से हैं? अरे अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लाहौर में गए, चार जो आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से दिलवा के आए, फिर फवाद चौधरी साहब को आपने गिरफ़्तार कराया, फिर क्या से क्या करके आ गए, क्यों, क्या हुआ? मैं तो जनाब अपने काम पे गया था, चंद मुझे घर के काम थे, इसके बाद मैंने एक दो ठहरना पड़ गया, तो बस और कोई नहीं था। आपके भी मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा नहीं जरा मैं इस्लामाबाद पहुंच के करेंगे, रास्ते में था मैं। तो बहरहाल ठीक है, गिरफ्तारियां तो होनी थी। फवाद चौधरी साहब अपने हदूद से क्रॉस कर गए। ये बहुत उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी पड़ गई। तो ऐसा कभी हुआ नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन बहरहाल फैसला दुरुस्त किया और चीफ इलेक्शन कमीशन के हुक्म के तहत मुकदमा दर्ज होगी, और मुकदमा भी जो हमें सुनने में आ रहा है, दफात में देखी है, वो बगावत का मुकदमा है। बगावत का पर्चा, और वो बाकायदा काली चादर उसके मुंह पे लपेटी हुई थी। नहीं, काली चादर का वो सुर्ख चादर में लपेटना चाहिए ना फवाद चौधरी को। उसका भी एहसास होना चाहिए ना, किसी मेंबरों को ठीक है तनकीद करें, फैसले पर तनकीद करें और डट के तनकीद करें, ठीक है, अच्छा होता है, उससे इदारा मजबूत होता है। लेकिन ये कह रहा जी हम आपके खानदान के पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके घर वालों के पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको घर जाने नहीं देंगे, हम आपको आके अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो ये बातें तो इररेलेवेंट थी, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा ठीक है बेचारे अंदर करें इसको, तो अंदर का और वो अच्छा कमल साहब, हो जाएगा। कमल साहब, ये हालात जो वाक़यात किस तरफ जाते देख सकते हैं? देखो ना, अब दुनिया में इलेक्शन होते हैं, निगरान वज़ीर आला होते ही नहीं हैं तो इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन करा देता है, और जिस तरह आप जैसे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं इलेक्शन करा देते। ये डिस्प्यूट क्रिएट ही ना होते तो ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस तरह हम अपने मुल्क को, किस मुआशी बहरान अलहदा हमारे सर हैं? बात दुरुस्त फरमाई आपने। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इक़्तिदार से आने से पहले तक वो स्टेट की मुलाजिम थी, वो स्टेट के सामने जवाबदेह थी। लेकिन जिस वक्त भुट्टो साहब ने 73 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात के नाम से वो तमाम जितनी ब्यूरोक्रेसी थी वो हुकूमत के ताबे कर दिया, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे कर दिया, पहले वो स्टेट के मुलाजिम थे। इंडिया में जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट की मुलाजिम है, और इसी तरह वो स्टेट की मुलाजिम की हैसियत से वो अपने किसी गवर्नमेंट की बात नहीं मानती। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो है वो भी स्टेट का इदारा है। तो यहाँ आप हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम है, उनकी वफादारियाँ हैं, वह सिंध हो, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत, इनके तमाम इदारे 1985 के बाद जब गवर्नर थे पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी, उन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी का ढांचा तब्दील कर दिया। तब ऐसा तब्दील किया, ऐसी वफादारियों की नर्सरी खड़ी कर दी कि आज वो तनावर दरख्त बन गए हैं और मुख्तलिफ जमातों के वो बड़े हामी वफादार बन गए। इस लिहाज से इलेक्शन जैसे भी होगा कोई जमात उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई है। ब्यूरोक्रेसी ने अपने वफादार देख, इसलिए भी केयर टेकर सिस्टम का निज़ाम लेके आए। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। ये 2008 में हुआ था, 2008 में शुरू हुआ, तो मियां मोहम्मद सरूर साहब पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन बहरहाल अब इसके बाद 18वें अमेंडमेंट ने इसको तरह और मजीद एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए एक केयर टेकर सिस्टम लाने की कोशिश की, और इसके बाद 18वें अमेंडमेंट में ये भी लिखा गया कि अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो उन्हीं चारों मेंबरों में जो होते हैं उम्मीदवार, वो फिर इलेक्शन कमीशन उन्हीं में चारों में से किसी एक को इत्तेफाक की राय करेगा। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए 18वीं अमेंडमेंट में। तो बहरहाल ये सारा आपके सामने मामला है। लेकिन हमारी वाकई आपका दुरुस्त फरमाया आपने कि दुनिया की किसी मुल्क में भी केयर टेकर सिस्टम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो तकसीम है, मुनक़सिम है, उनकी वफादारियाँ हैं। इसकी बना पर फैसला ये हुआ कि केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा जामदारों का और वो अपना इलेक्शन करवाए। लेकिन एक और बड़ी अहम बात यह कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात नहीं दिए गए
कि आप अगर 4 में जो है उसमें से किसी पे इत्तेफाक राय ना हो या मेरिट पे ना उतरता हो तो इलेक्शन कमीशन बाहर से किसी शख्स की खिदमात हासिल कर ले, वो ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए गए। अब तो उसी में चारों में से किसी को लेना पड़ता है, उसी में जो भी बेहतर जिसका रिजल्ट है उसको वो नामजद कर देते हैं एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। जैसे कि अब आपके सामने आया मौसम नकवी साहब का, उन तमाम से उनको मेरिट देखा कि उनका मेरिट ठीक था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की नुक्ता नज़र के मुताबिक। तो नहीं बड़ा नहीं केयर टेकर नहीं, अपना मेरा एक और अर्ज़ है कि देखें जी, बात ये है कि ये कानून में ये अमेंडमेंट मांगता है, लॉ अमेंडमेंट होनी चाहिए और असम्बली को सोचना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ही लिखना चाहिए। ये बड़ी सीरियस और बड़ी हैरत अंगेज़ कमल जैसा सब बात है। आप कहते हैं कि न्यूट्रल आदमी हो, क्यों? त्यार बेग साहब सलाम नाजिर साहब, आप कहते हैं, कमल दिलशाद साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल हो, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला हो। अब उन 4 आदमियों या 6 आदमियों से इलेक्ट करना है इलेक्शन कमीशन ने, उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। मोहसिन नकवी मेरा दोस्त है, मेरा कुलीग है, मेरा भाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई पार्टी किसी को रिकमेंड करती है, चाहे तारीख इंसाफ की है, चाहे पीडीएम की पार्टी है, जब वो किसी पार्टी को निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नाम भेजती है, तो वो तो नेचरली उसी का वफादार उसने होना है ना, तो फिर न्यूट्रल आदमी तो नहीं होता ना। पर न्यूट्रलिटी तो ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता कि वो न्यूट्रल आदमी अपॉइंट करती, इलेक्शन कमीशन करता, जो कि जिस पे कोई इतराज़ न कर सकता, क्योंकि वो किसी पार्टी की तरफ से नाम ना आया होता। अब जब पार्टी की तरफ से नाम आ जाए तो फिर वो मकसूद सहाफ़त भी हमारी परेशान हो जाती है, और वो भी कि वो तो सियासी आदमी बन जाता है। क्यों कमल दिलशाद साहब? जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा, पर आई हैव ग्रेट नाजिर साहब। पहली चीज तो यह है कि उसमें देखें कि अब तो यहाँ तक होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो पार्लियामेंट्री कमेटी करती है। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट्री कमेटी उनका तकर्रुर करती है, उनकी मंजूरी देती है पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अपोजिशन के गवर्नमेंट मिलकर करती है। इसी तरह तमाम इदारे, नैब का चेयरमैन हो या इसी तरह कोई भी इदारे की जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमीशन की, मेंबर इलेक्शन कमीशन की, वो पार्लियामेंट्री कमेटी करती है, 12 रुकनी कमेटी करती है, वो भी वो सियासी जमात ही है ना। ये सिस्टम इन्होंने जो 18वीं अमेंडमेंट है रज़ा रब्बानी साहब ने पता नहीं क्या समझ के किया। आपको हमने जो तजवीज़ दी थी, आप हैरान होंगे, जब हम बीच में चूंकि इंटरफेयर कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे, तो हमने ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तकर्रुर के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनकी मशावरत से तकर्रुर करें। ये मैं तजवीज़ दी थी। रज़ा रब्बानी साहब गवाह हैं और बाकी इसहाक डार भी गवाह हैं और चौधरी निसार भी गवाह हैं। तो मैंने कहा कि जनाब ये आप करें। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बात होगी, रज़ा रब्बानी साहब ने इस आपने शामिल कर दिया, अब हमने इस पर कोई अपने इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन अर्ज करो, आपने बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन हमारे इन सियासतदानों ने ही सारे इदारे सियासत ज़दा कर दिए। उसमें सब ख्वाह केयर टेकर गवर्नमेंट आए, इवन आपका जो प्राइम मिनिस्टर आता है केयर टेकर, वो भी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किया था मीर हजार का खोसा को, तो वो भी इलेक्शन कमीशन के पास केस चला गया था। इसी तरह 2018 में चीफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे सुबह खैर पख्तूनख्वा के, वो सरदार रजा ने दोस्त मोहम्मद को किया था, वो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने करना पड़ा, नाम उनका भी आ गया था। ये सारी चीजें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन रजवी साहब अस्कर रजवी को किया, वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया। नजम सेठी तो खैर रास्त नवाज शरीफ कहने पे आ गए थे, लेकिन सारी बातें चीजें बनती रहती है। मामला ठीक आपने फरमाया, इसमें बड़ी अहम जरूरत है ऐनी इस्लाहात की, इंतखाबी इस्लाहात की, ताकि ऐसा सिस्टम लेके आए। अभी तो ये 4 मेंबर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फैसला करे 100% बिल्कुल सही मायनों में एक इदारा मजबूत हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा जी 12 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, 6 गवर्नमेंट के 6 अपोजिशन के। लेकिन बहरहाल सारा सिस्टम आपके सामने है। लेकिन बेहतर है कि जो अभी अगर ये परवेज इलाही साहब होते हैं चीफ मिनिस्टर और उनकी सरबराही में इलेक्शन होते तो आप देखते क्या रिजल्ट आता। तो ये इसी तरह जो उस्मान बुज़दार के ज़माने में जो इलेक्शन हुआ और डस्का में, तो उस्मान बुज़दार साहब ने मुदाखलत की
चीफ इलेक्शन कमीशन के पास सारे सबूत मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि चीफ इलेक्शन कमीशन का टेलीफोन अटेंड नहीं करना, ये भी उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद है कि देखो ना, अब चीफ इलेक्शन कमीशन फोन कर रहा है चीफ सेक्रेटरी को, आईजी पंजाब को, 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ गायब हो गए, फोन अटेंड नहीं कर रहे। फोन अटेंड ना करने की तो एक रवायत रही है साबका हुकूमत की, अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन अटेंड नहीं करना। चले हम जैसे कुछ छोड़े पड़े, आजम खान जो था वो सवाल ही नहीं किया, अटेंड ही नहीं किया फोन उसने। तो ये मैं ये कह रहा था कि इससे बात बेहतर ये था कि इस सिस्टम को तब्दील किया जाए। आपने बड़ी कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट भी आप जाते रहे हैं, आपने मैं तो खुद पेश होता रहा हूँ, मैं तो खुद पेश होता रहा हूँ, आप तो केस करते रहे। तो ये एक मामला है, बाकी तो ठीक है। अब ये कहना इमरान खान साहब का कि जी मैं तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे आप जब आइन का आर्टिकल 224A में लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन वो तो सिलेक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है चीफ मिनिस्टर की, जो पावर यूज़ की गई हैं जिस आदमी के बारे में, वो अगर उसके बारे में कोई सॉलिड एलिगेशन है तो फिर तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाए, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कहेगा एक आपका एक इदारा बन गया है, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला जो हतमी है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो फैसला हतमी है, लेकिन जिस बंदे के बारे में फैसला हुआ है ना, अगर उस पे कोई एलिगेशन है इमरान खान के ज़हन में तो उस पे तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे हाँ ठीक है, अगर इमरान खान साहब की जाएंगे तो बिल्कुल जाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब मेरी नाकिस राय बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो सिस्टम को फ्लॉप नहीं होने देगी। एक सिस्टम बन गया है, बस ठीक है, आगे चांस नहीं है। अच्छा बात सुने, अच्छा कमल जसाद साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ हैं, कानूनी पे आते हैं। अगर ये इलेक्शन 90 दिन गुजर जाते हैं और इसी तरह एक सिलसिला रहता है तो क्या होगा आगे, फिर कानूनी क्या पहलू है? देखिए, इलेक्शन में तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आप डिले करें, जो हमारे स्टैंडर्ड जो टाइम फ्रेम है, अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या अल्लाह ना करे जंग वगैरह इस तरह की कोई चीजें हो जाए, लीगली तो कोई प्रोविजन नहीं है। वो अगस्त वगैरह का जो टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आप केयर टेकर लाते हैं अभी और वो आईएमएफ से नेगोशिएशन करेगी, नियाजी साहब भूल जाए, आईएमएफ ने आना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है टेबल पे आपके साथ, वो केयर टेकर से क्यों करेगी जिसकी बारे में उन्हें पता है कि इन्हें मैंडेट नहीं है लोगों का, और कल हुकूमत आके रिवर्स भी कर सकती है चीजें जिनको पॉपुलर सपोर्ट होगी। नहीं तो वो इसाक डार करेगा ना, इसाक डार करेगा, तो इनका इदराक होना चाहिए। नहीं तो वो तो इसाक डार करेगा ना, इसाक डार तो फेडरल गवर्नमेंट में है ना। लेकिन साहब डार कराची आए थे और जमील अहमद साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी थे, मेरी दोनों से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा बहुत हिम्मत की बात है लेकिन कर लें, और फिर ये डॉलर को आर्टिफिशियली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आईएमएफ की पहली शर्त जो है वो यह है कि डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना है, फ्री फ्लोट छोड़ना है, डॉलर को कंटेन नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। आप 225 226 के ऊपर नहीं रख सकते, जो डॉलर की हकीकी वैल्यू मार्केट में उस पे लाए। ये सब आईएमएफ की शराइत है, सख्त शराइत है। महंगाई बढ़ेगी, अफराद-ए-ज़र बढ़ेगा, लेकिन रुपए की कदर मजीद गिरेगी, लेकिन आपके पास चारा नहीं है। इसमें अब आप गिमिक्स नहीं कर सकते, इसमें आपके पास नेगोशिएशन रूम भी नहीं है। नहीं, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, कमल जसाद साहब भी हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं अर्ज और कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट से आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं करेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है पंजाब में केपीके में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तो मौजूद है ना, वो तो कर सकती है। नहीं देखें, आप जो भी गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। अगर आप इलेक्शन की तरफ जल्दी की बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन, तो आपने फेडरल केयर टेकर सेटअप लाना होगा। फेडरल केयर टेकर सेटअप के लिए आईएमएफ बैठेगा नहीं आपके पास। लेकिन मेरी बात क्या, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये इदारे सूबाई सतह पे नहीं करते, ये वफाकी सतह के ऊपर नेगोशिएशन करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं और मुआहदे करते हैं।
तो फेडरल गवर्नमेंट को जाना होगा अगर आप जल्दी इलेक्शन नहीं जल्दी इलेक्शन नहीं, ये तो नहीं ये तो अभी तय है ना। लेकिन वो IMF को कबूल नहीं है। नहीं IMF को बिल्कुल कबूल नहीं है, लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट के तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं ना, वो तो IMF की तरफ अभी मिनी बजट ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है 200 अरब का, तो IMF की तरफ तो इन्होंने फैसला कर लिया है ना, गवर्नमेंट मामलात अपने सीधे कर रही है ना। क्यों कमल दिलशाद साहब, ठीक बात है ना? नहीं देखिए, IMF के साथ जी बताएं मिर्जा साहब। ये जो प्रेशर है इमरान खान साहब का PTI का, वो अर्ली इलेक्शन है वफाकी के लिए वो कर रहे हैं, पूरा जोर उनका यही है कि जी केटेकर सेटअप करें और इलेक्शन कराएं। हमें प्रोविंशियल तो कराना ही है 90 दिन में, ये वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी सेटअप की बात कर रहा हूँ। और उसमें आप आखिर नहीं कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी डाउन द ड्रेन जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता फैसलाबाद से आदमी पर कितने फोन आए हैं, टेक्सटाइल के मिल बंद हो गए हैं, अब वो 20 रुपए अगर पर यूनिट बढ़ता है हम सवाल ही नहीं पैदा होता अफोर्ड कर सकेंगे। तो ये सब वो चीजें जिनको ताखीर से नुकसान पहुंच रहा है। तो आज मैं बार बार आपके प्रोग्राम की तरफ से कहता हूँ कि खुदा रहा इर्रेस्पेक्टिव की पॉपुलर डिसीजन है कि अनपॉपुलर डिसीजन है, IMF के साथ फौरन से प्रेशर वफाकी हुकूमत जो है वो बैठ के एग्रीमेंट करे, जो भी शराइत नेगोशिएट हो सकते हैं वो करे, बाकी माने। क्यों, मेरे पास चॉइस नहीं है, उसकी छतरी चाहिए आपको। हाँ, वो ये मुश्किल हालात देखने होंगे, पेट्रोल में बढ़ाव देखना होगा, बिजली में देखना होगा, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी। अगर 4-5 महीने पहले कर लेते तो बेहतर हो जाता, लेकिन आप भी करने चले हैं तो ये बेहतर बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इसका तजिया किया कि अगर ये 4-5 महीने हिम्मत कर लेते, आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल नहीं करते और आज हमारे रिजर्व इस लेवल पे नहीं करते, हमारे डोनर्स एजेंसी के फंड $5-6 बिलियन आ चुके होते, हमारे ममालिक के फंड जो वो वादा करे हुए रोका हुआ सिर्फ IMF की देखने के लिए वो आ चुके होते, तो आज हम बहुत बहुत बेहतर सिचुएशन में होते, हमारी भी इतनी मुतासिर नहीं होती और फिर बाहर का एतबार हम पे जो है ना वो मुस्तहकम रहता, जो आज नहीं है। लेकिन लामहला इलेक्शन तो वक्त पे कराना क्यों कमल दिलशाद साहब, ये जो साल वाली प्रोविज़न कहते हैं कि है जी साल और लंबा हो सकता है इलेक्शन, लेकिन वक्त पे ही इलेक्शन कराएं तो अगस्त में इलेक्शन तो होने हैं ना। अरे इलेक्शन तो मुझे तो नजर नहीं आते इलेक्शन होते हुए, दरअसल हालात इस कदर ज्यादा आगे हैं। 8-10 साल नजर नहीं आते कि 10 साल नहीं आते कि कितना अरसा नहीं आते? नहीं, मुझे ये जो सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात होने से नजर नहीं आ रहे कि हालात जो है बड़े माशी लिहाज से बहुत ज्यादा हमारे बदतर होते जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अहम मुकदमात भी अब सामने आने वाले हैं। अब तमाम जो मुकदमात जो हैं वो भी ये का फैसला अभी चंद हफ्तों में हो जाएगा, उसके भी असरात पैदा हो जाएंगे। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो सूबा खैर पख्तूनख्वा में पंजाब में जो अगर 90 दिन में इंतखाबात होते हैं इस पर 18 अरब रुपया खर्च हो रहे हैं। नहीं अभी देखें नहीं सारी सर, मैं थोड़ा सा आपसे एक इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ ही को केस कर रही है, को फैसले जो आने वाले हैं? इमरान खान खुद ही अपने कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा लो। अब इमरान खान ने कोई कसर छोड़ी है इलेक्शन कमीशन की तस्दीक? परसों भी इन्होंने अपने इमरान खान जैसा नेशनल लीडर, इतना पढ़ा लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, HSN कॉलेज के पढ़े हुए, और वो चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इस कदर अभी तक वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कंटेम्प्ट लगा हुआ है। अगर वो पेश ना हो 31 जनवरी को तो उनकी अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो मेरा तो एक नाकिस राय है, बड़ी हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान नाहलियत की दरीज पर खड़े हैं। मैं उनके जो इर्द गिर्द के जो मीर जाफर मीर सादिक है ना, वो उनको इसी दरीज पे लेके जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान हमारी अस्करी क़यादत के बारे में कहते थे, वो मीर जाफर मीर सादिक है, आपके इर्द गिर्द भी मीर जाफर मीर सादिकों ने आपको घेरे में लिया हुआ है, आपको गलत तरीके से रास्ता दिखाते हैं। आपको इदराक ही नहीं हो रहा कि आपके दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आपको ये भी पता नहीं कि मेरी पार्टी पर कब्जा करने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। आज आप नाइल होते हैं, पार्टी के चेयरमैनशिप से सबदोश होते हैं, तो आपके देख रहे हैं पार्टी में कैसे कैसे लोग सामने आकर आपकी पार्टी पर कब्जा करेंगे।
तो ये खुद देखे ना, वो मीर जाफर मीर सादक की पहचान ही उन्होंने इमरान खान साहब को अस्करी क़यादत को बड़ा कहते रहे कि जी मैं मीर जाफर मीर सादक के बारे में बातें करते रहे, अपने इर्द गिर्द का मीर जाफर को भी देख लें, आप उससे बात ही नहीं कर सकते, वो फोन अटेंड नहीं करते किसी का भी, आप बात करके देख लें फोन अटेंड नहीं करेंगे। इसी तरह की किसी से वो 4 आदमी हैं उनके इर्द गिर्द, उनके वो टेलीफोन भी अटेंड करेंगे, उनको टाइम भी देंगे, उनको हर तरह से बातें भी करेंगे, लेकिन मुस्कुराएंगे। आपने तो लाजमी ये बात करनी है क्योंकि आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो बात करते हैं। हाँ, मैं तो ये कहूंगा अभी इलेक्शन कमीशन के तो हमने उनकी पॉलिसी जो है मुझे तो इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। के बाद देखें तो आपका ममनुआ फंडिंग केस आज का दर्द नहीं हो रहा, नवाज शरीफ के दौर में दर्द हुआ था 2014 में, और वो जब इमरान खान की क़यादत आई, इमरान खान की क़यादत से पहले भी वो 5.5 साल 6 साल इमरान खान साहब की जमात ने उसके ऊपर स्टे लेते रही। आप ये बताइए, एक केस चल रहा था, अब चले देते। मिर्जा अख्तियार बेग साहब हैं हमारे साथ ना, मिर्जा अख्तियार बेग साहब से ये बात पूछते हैं कमल दिलशाद साहब। मिर्जा साहब अख्तियार बेग साहब, एक्चुअली जो अभी फॉर एग्जांपल वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने जो चले हैं, जो अफवाह है, जो बात हो रही है कि उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं और मुआशी हालात पहले अबतर हैं, वो एक तरफ उस तरफ IMF से इनके एग्रीमेंट भी इनका हो जाता है, महंगाई भी हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट और वर्ष कम वर्ष की तरफ नहीं जाएगा? आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त मुल्क में एक चीज की अशद जरूरत है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम, और वो सियासी इस्तेकाम 0 लेवल पे हमारे मौजूद है। इस वक्त गिर के कम होके इतना नीचे आ चुका है कि मुल्क में सियासी इंतशार पैदा हो चुका है। अब जब सियासी इंतशार है तो ये इदारे भी कंफर्टेबल नहीं है कि भाई कौन सी हुकूमत आती है, आती नहीं आती है, क्या सिचुएशन है, इमरजेंसी लगती है, कोई चीज मुझे आप जैसे को क्लियर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में, देखिए मुल्क है तो सब कुछ है, आपको हुकूमत का भी मौका मिलेगा, आपको वज़ीर आज़म बनने का भी मौका मिलेगा कि मुल्क को खुदा ना खास कुछ हो गई या माशत उस नहज पे पहुंच गई कि 300-350 रुपए का डॉलर हो गया और आपके कर्जे GDP के बढ़ के 90% 100% पे पहुंच गए, जो आपके अदायगियां बॉन्ड ऑलरेडी इस वक्त 40% पे है, यानी जो वैल्यू है हमारे बॉन्ड की इंटरनेशनल मार्केट में $1 वाले की, उसकी वैल्यू 40 सेंट्स पे आ गई है, ये तो बीच में 35 सेंट्स पे पहुंच गई थी। तो आप इन सब चीजों को देखें, मुल्क की बका को देखें। मैं नहीं समझता इमरान साहब को गिरफ्तार करके कि वो दानिशमंदी होगी। यकीनन ये मुल्क में दोबारा एक अनरेस्ट पैदा करेगा। वो एक पॉपुलर लीडर है, लोग आएंगे, किस हद तक आते हैं वो तो वाले निशान है, वो मैं उस पर तस्करा और तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी, जो मुल्क की माशत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। महंगाई आप उछालेंगे, महंगाई इतनी ज्यादा होगी। देखे ना, आज बिजनेसमैनों ने हमारे साथ मीटिंग की और व्हाट्सएप पे 17% रिफ्यूज कर दिया है। देखिए 17% अगर आपका डिस्काउंट रेट हो गया है न्याजी साहब, तो 2 से 3% बैंक भी लेता है, तो 20% करते मेरा बाप भी आ जाए तो वो ना प्रॉफिट कर सकता है ना बैंकों की अदायगियां कर सकता है। तो आप तो खुरी अभी बैठे हुए हैं डिफॉल्ट के उसमें, हर मैन्युफैक्चरर। तो आप मार्कअप इसलिए बढ़ा रहे हैं ना कि आप अफराद-ए-ज़र कंट्रोल करना है, तो 30% हो गया, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? तो 17 से 20% अगर मार्कअप करता है, कौन नई सनत लगाएगा, कौन बारो करेगा, कौन बैंक से कर्जा लेगा, या लिए हुए कर्जे 20% मार्कअप के ऊपर अदायगी कर सकेगा? नहीं 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 हो सकता। तो ये ताले पढ़ने आज मेरे पास इस्लामाबाद से हमारे दोस्त हैं राना जाहिद तौसीफ, उनका डेरम का मिल था, वो कहते हैं जी आज मैं आपको फोन कर रहा हूँ, 10% रह गया, 15% रह गया, प्रोडक्शन आज 0 हो गई है जी। तो ये आपको मैंने बतलाना था, हुआ ये सुन के। कहने का मेरा मकसद है कि हम सियासी गिमिक्स में पड़े हुए हैं और माशी तौर पर मुल्क को इतना कमजोर कर दिया है और एक हाल है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है IMF का, और जिसकी वजह से बाकी दफ्तर डॉलर के आने के वो रुके हुए हैं, बंद हुए हैं, और सिर्फ यही है कि मैं कब्जा
या मैं वजीर आजम या तू वजीर आजम, ये मुल्क ऐसे नहीं चलते। खुदा नहीं, वो अब ये पॉलिटिकल गेमिक्स को छोड़ के बिल्कुल आप माशी स्टेबिलिटी एग्रीमेंट करें, दिल बड़ा करके करें, अनपॉपुलर डिसीजन पे, लेकिन हाँ बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन छतरी देते IMF की। मैं कमल दिलशाद साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा। कमल दिलशाद साहब, आप माशाल्लाह बड़े हमारे तो उस्ताद हैं, आप वो इलेक्शन कमीशन के अलावा जो मामलात हैं उसमें जो आप जानते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के अभी फ़ैसले अगर आए, इमरान ख़ान के जो ख़िलाफ़ फ़ैसले आने हैं, फ़ॉरेन फंडिंग हो, बहुत सारे मैनी केसेस आर देयर, तो वो मेरा ख्याल है जिस तरह इख्तियार बेग साहब बता रहे हैं, एक तरफ ये IMF की तरफ एग्रीमेंट करने चले हैं जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ना है, चीनी बढ़नी है, दाल बढ़नी है, डीजल बढ़ना है, बिजली का रेट बढ़ना है और मामलात ख़राब होने हैं, अवाम महंगाई से बेबस होनी है। फिर उस तरह ये जो है ना, इमरान ख़ान ही एक मानना आप लोगों को पड़ेगा, गलत है ठीक है, जो मामलात उसके हैं अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक लीडर है और जितने मौजूदा लीडर अभी हैं उनसे वो पॉपुलर है। गलत ठीक की डिबेट को छोड़ दें, वो पॉपुलर नवाज शरीफ से भी है, पीपल पार्टी से भी है, जमीयत से, यानी सारी पार्टियों से वो ज़्यादा पॉपुलर है, अवाम उसको पसंद करती है। गलत पता नहीं होगा नहीं होगा, वो एक अलहदा बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन वो एक लम्हे फ़िक्रिया है कि ये IMF से मामला सीधे करेंगे, मिनी बजट लाएंगे और साथ इमरान ख़ान भी जो अपनी ज़बान को कंट्रोल वो भी नहीं कर रहा, वो भी गलत बोलता है, तो ये मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। कमल ये बात ठीक फरमाई आपने, बड़ी बदकिस्मती है और उस बदकिस्मती में इमरान खान साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है कि वो जनाब अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें। उन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा जिस पर उन्हें उनको तौकीर ना की हो, तज़ीक ना की हो। तो ये ज़रा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, अवामी लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, देखो इतने अपने समझदारी के साथ काम, ऐसी लफ्ज़ तो शेख मुजीबुर बारी भी बातें करते थे कि जैसे कि इमरान खान साहब किसी इदारे को छोड़ते ही नहीं, गाड़ी ग्लो से कब नीचे उतरते ही नहीं, यानी मैं बिल्कुल नीचे, इतनी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल आवाम महंगाई से बहुत तंग आई हुई है, आटे के ट्रक भी नहीं, उन्होंने परवेज भाई इतना नालायक था वज़ीर आला कि एक ट्रक खड़ा कर रहे हैं। तुम अपने प्रोटोकॉल 80 गाड़ी लेके चल पड़ते हो तो कम से कम 10 ट्रक तो खड़े करने चाहिए थे आटे के, ताकि लोग लाइन में खड़े ना हो। कोई एहसास ही नहीं है, सिवाय ये कहने की चेरी ग्लासेस बना मैं तो इमरान खान जो है क़ायद आज़म के बाद बस इमरान खान ही है, इससे खुशामद से ज़्यादा काम नहीं करा। आपने कोई काम किया अपने पंजाब में, लोगों को आटा प्रोवाइड किया आपने? आप ये बात दुरुस्त है आपकी कि आवाम महंगाई से तंग आ चुकी है, इसी गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त अंडर प्रेशर आ जाएगी और आइंदा इलेक्शन में ही बहुत बुरी तरह इनको सामना करना पड़ेगा मुखालफत का। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इमरान खान साहब को अब भी वक्त है कि अपनी ठंडे मिजाजी के साथ अपने चारों जो उनके इर्द गिर्द जो मीर जाफर इकट्ठे हुए उनको फारिग करें और अपनी पार्टी के नहीं, मामलात को सारों को देखना होगा, इमरान खान को ही देखना होगा, मौजूदा गवर्नमेंट को ही देखना होगा और इलेक्शन कमीशन को ही देखना होगा। हालात और मामलात और मुआशी मामलात को आसूदगी की तरफ ले जाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को ही देखना होगा और अदारों को ही देखना होगा। और मैं तो आखिर में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह इख्तियार बेग साहब बता रहे हैं, IMF से एग्रीमेंट हो जाए तो इलेक्शन और वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट को भी इंटरवीन करना पड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, इलेक्शन एक हो जाने चाहिए, ओवरऑल इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, जी सुपाई हो रहे हैं, फिर 40 बंदा 40% जाएगा इलेक्शन लड़ेगा, फिर 40 मिनिस्टर जाएंगे हलकों में, वो इलेक्शन कराएंगे 3 महीने, तो फिर पीछे काम क्या होगा। और ये जो चूँ चूँ का मुरब्बा है, एक दफ़ा ही इलेक्शन होने चाहिए। वो इख्तियार बेग साहब वाली बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये IMF के मसले से निकलें तो एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शन करा देने चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर को केयर टेकर सिस्टम ले आए ऐसा जो कि अगले 5 साल चलाए।
क्यों अख्तियार बेग साहब? कत्ल है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता उसे और अनारकी फैलेगी। मैं यही कहता हूँ कि जो बड़े लीडर हैं, जो पॉपुलर लीडर हैं, उनको बड़ा कंपोज करके सब्र तहम्मुल के साथ अपनी शोहरत को डाइजेस्ट करके ऐसे बयानात या ऐसे इकदाम जिसमें हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, जिसमें टकराव की फजा नई डेवलप हो रही है, खुदा इस मुल्क के लिए छोड़े, वो उनका बड़ापन होगा। लोग पसंद करेंगे कि वो पॉपुलर होते हुए भी मुल्क के मफाद में रास्ता दें कि हम उस रास्ते तक पहुंच सकें जो मुल्क की बका के लिए जरूरी है। ये मेरा आपसे बड़ा मोतबाना रिक्वेस्ट है व्यूअर से भी कि हमें अब पॉपुलर और अनपॉपुलर डिसीजन को छोड़ के मुल्क की बका के लिए देखना है कि वो करना चाहिए। बिल्कुल जो आपकी सोच है, जो कमल दचाद साहब के, जो हमारी ख्वाहिश भी है, वो अल्लाह करे कि यही हो, लेकिन पता नहीं होती है या नहीं। लेकिन अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मुल्क की बका का सियासतदान सोचें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर, जैसा कुछ आपने कहा है अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब वक्त है कि हमारे सियासतदान और तमाम इदारे मिल के ज़ाती मुफाद से हट के अब कौम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कीमती वक्त हम ज़ाया कर चुके हैं। अगर अब भी देर हो गई तो शायद ये किसी के भी कंट्रोल में और किसी के हाथ में ये चीज़ नहीं रहेगी। एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आया है अभी कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी और सेहत रही तो दोबारा हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।